क्या ममता बनर्जी की बौखलाहट है या कुछ बंगाल से ऐसा समझ आ रहा है जो दीदी को लगने लगा है कि इस बार अब काउंटडाउन उनका शुरू हो गया है। जिस पश्चिम बंगाल को देश के बड़े औद्योगिक हब के तौर पर जाना जाता है, वो पश्चिम बंगाल पहले कम्युनिस्टों के राज में और फिर ममता के राज में उद्योग विरोधी। बंगाल की जनता को ये लगने लगा है कि हिंसा, उद्योग विरोधी होना और जिस तरह से जो मूल मुद्दा था जिस पर 2005 में चेयर की तरफ कागज उछाल दिया था, आज उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी होता है। वो संदेश खाली, मतलब वो तो ऐसा काला धब्बा है, आज भी नहीं समझ में आता कि शेख शाहजहां से ऐसा क्या था ममता बनर्जी उसको आखिरी समय तक बचाती नहीं। एक हुमायूं कबीर फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रख देता है, इससे बड़ा पाप कर्म कुछ नहीं हो सकता। योगी जी का किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, बाकी पार्टीज का वोटर सिर्फ मुस्लिम होगा तो योगी आदित्यनाथ के राज में एक गवर्नेंस का बड़ा मॉडल खड़ा हुआ, उस मॉडल को सुनने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें भी योगी आदित्यनाथ चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा अपील होती है, मास अपील है, तो इसको हर कोई चाहता है कि वो हमारे यहाँ है, तो वो योगी आदित्यनाथ। मिस्टर योगी, हम यूपी में आ रहे हैं, आप तैयार रहो। योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से ललकारना, क्या ओवैसी ब्रदर्स अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ओवैसी और योगी आदित्यनाथ की औकात में बहुत अंतर है। तो आप अभी भी मान रहे हैं कि यूजीसी एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी से हो गई है? किसके दिमाग की उपज थी वो, उसकी वजह से देश भर में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हुई। लेकिन अभी भी ब्रांड मोदी हो, ब्रांड योगी हो, ब्रांड फडणवीस हो, वो इंटैक्ट। जिनको लगता है सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसे टारगेट कर कुछ होगा या ब्राह्मणों को टारगेट कर कुछ होगा, हर कोई तो ब्राह्मण करना चाहता है, ब्राह्मण का कुछ ना कर पाओगे। कि इस देश में कुछ बातें करने का साहस करना ही पड़ेगा। आरक्षण के मसले पर भी ये नहीं हो सकता है कि आप आरक्षण बढ़ाते जाएं, सबको सामान्य से लोग पिछड़ जाते हुए चले जा रहे हैं। असम को लेकर आपका क्या एनालिसिस है, वहां क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? कांग्रेस ने स्वयं को स्वाहा कर लिया। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों पर चुप रहना, देश के मुद्दों पर टाल मटोल की राजनीति करना। दोस्तों, 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनावों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु से लेकर असम तक में इस वक्त तूफान मचा हुआ है और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में भी सियासी रणभूमि एक तरीके से सज चुकी है। लेकिन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और ममता बनर्जी क्यों बौखलाई हुई हैं, इसे ही समझेंगे आज हमारे साथ टीवी के वो पत्रकार जो आपको अक्सर, और मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा बेबाक पत्रकार, और ऐसे पत्रकार जो कुछ भी बोलने से या फिर मुद्दों के आधार पर जो बोलते हैं वो, तो उसकी आवाज, उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपकी माता जी का निधन का एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित है। लेकिन सर, जिस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में बीते कुछ समय से मैंने ये नोटिस किया है कि किसी भी मसले पर सबसे ज्यादा बेबाक राय, और लोग आपको कितना सुनना पसंद करते हैं। इंडिया टीवी से लेकर आप टीवी 9 हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जब अवेलेबल रहते हैं, तो बेबाक पत्रकारिता, राष्ट्र के खिलाफ नहीं सुन सकते आप। लेकिन इस वक्त सर जो देश के अंदर हो रहा है, खासतौर पर हम शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर खुद वकील बनी बैठी हैं, अब तो उन्हें जोरदार फटकार कर लगी है। तो ये क्या ममता बनर्जी की बौखलाहट है या कुछ बंगाल से ऐसा समझ आ रहा है जो दीदी को लगने लगा है कि इस बार अब काउंटडाउन उनका शुरू हो गया है? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में नेता जो जनता को समझे और समीकरण साधने में, जिसको कहें कि समझ जिसकी बढ़िया हो, तो सत्ता में आता है। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि जब लंबे समय तक सत्ता होती है तो एक तंत्र क्रिएट हो जाता है जो उसी जनता से आपकी दूरी बढ़ा देता है। कई बार मुद्दे भी आपको दिखना बंद हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा जहां बहुत लंबे समय तक पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी और उसके बाद फिर ममता बनर्जी आई। जब 2011 में ममता बनर्जी आई तो मुद्दे क्या थे? सबसे बड़े मुद्दे यही थे जो 2005 से वो लड़ाई लड़ रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। सबसे बड़े मुद्दे क्या थे? एक सिंडिकेट बन गया था, एक गिरोह बन गया था, एक आतंक बन गया था कम्युनिस्टों का, और जिसको बार बार कहा जाता है कि पूरा का पूरा वोट कैप्चर हो जाता था, बूथ कैप्चर हो जाता था। एक सोसाइटी में कुछ लोग तय करते थे और सारे वोट उन्हीं के हिसाब से पड़ते थे।
ममता बनर्जी एक उम्मीद के तौर पर दिखी। माँ माटी मानुष का जो नारा था, और बिना किसी संकोच के मैं कहूँ कि ममता बनर्जी ने एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स की। कांग्रेस से निकलकर और बंगाल में इस तरह से स्थापित हो जाना कोई सामान्य काम नहीं था। लेकिन सत्ता में आते हुए उन्होंने एक मतलब गलती उनके लिहाज से तो नहीं थी, लेकिन बंगाल के लिहाज से गलती थी। जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे वो उनके साथ खड़े हो गए, जो ज्यादा हिंसक लोग थे वो उनके साथ खड़े हो गए, और ममता को भी लगा कि अभी हम कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाद में वही गिरोह बन गया, और उस गिरोह ने जनता का नुकसान करना शुरू किया। कैसे नुकसान करना शुरू किया? जिस पश्चिम बंगाल को देश के बड़े औद्योगिक हब के तौर पर जाना जाता है, वो पश्चिम बंगाल पहले कम्युनिस्टों के राज में और फिर ममता के राज में उद्योग विरोधी हो गया। रतन टाटा को सबने रोते हुए देखा था। रतन टाटा जैसी बड़ी शख्सियत जब नैनो नहीं जा पाई, वहाँ प्लांट नहीं लग पाया, और सच कहें तो वो कॉन्ट्रास्ट था भारत की राजनीति के दो नेताओं का। एक नरेंद्र मोदी जो उद्योगपतियों को लेकर आते हैं, गुजरात भले इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा हो लेकिन जिस तरह से वो एक चिट्ठी पर लेकर आए, और दूसरा ममता बनर्जी जहां उद्योग नहीं आएगा इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। अब मुझे लगता है बंगाल की जनता को ये लगने लगा है कि हिंसा, उद्योग विरोधी होना, और जिस तरह से जो मूल मुद्दा था जिस पर 2005 में चेयर की तरफ कागज उछाल दिया था, आज उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी ममता दिख रही। और बदला इतना है कि जब राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024, उसके बाद मुझे 26 जनवरी को वहाँ एक भारतीय संसद होती है, तो उसमें मुझे मुख्य वक्ता के नाते रहना था कोलकाता में। तो कोलकाता में चूंकि अभी भी ऐसे ढेर सारे ऐसे संस्थाएं काम करती हैं, संवाद चलता रहता है, तो मुझे ध्यान में आया कि तृणमूल से जुड़ी ट्रेड यूनियन भी वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिखाने से खारिज नहीं कर पा रही थी। यानी जिस बंगाल में जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, गाड़ी से निकलकर बच्चों पर नाराज हो जाती थी, वहां जय श्री राम की बात होने लगी। जगन्नाथपुरी का एक रेप्लिका मंदिर बनाना पड़ा, अभी भी मंदिर बनाने की बात हो रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि कहीं हमारा वाला वो हिंदू वाला मतदाता तो नहीं पहचान गया है। और पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म कर्म स्थली है। पश्चिम बंगाल जितने जो हिंदू जागरण के बड़े आंदोलन हैं उनकी कर्म स्थली है। वंदे मातरम की वो जगह है। अभी वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर सरकार ने सदन में इसीलिए उस पर चर्चा की। तो मुझे लगता है कि जो 15 वर्ष का कार्यकाल था ममता बनर्जी को 2011 से 2026, तो एक साइकिल पूरा हो गया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चुनाव भी जीत रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जीतना बहुत आसान नहीं है। बहुत स्ट्रांग लीडर है, उसको पता है कि क्या करना है। उनके जो लोग हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट है, बहुत स्ट्रांग है। और जो सबसे बड़ी बात जिसको हम अभी की पॉलिटिक्स में देखते हैं ना, कि फ्रीबीज या पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स है, जिसको हम कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में कैसे उन्होंने खेल कर दिया, महाराष्ट्र में कैसे खेल कर दिया, या दूसरे राज्यों में, वो जो पॉलिटिक्स है वो ममता रेगुलर कर रही है। लगभग 1 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो वो चला रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ममता बनर्जी का आत्मविश्वास हिल रहा है, और विशेष करके जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो ममता को डरा रहा है, क्या उसके वोटर गायब हो जाएंगे क्या। यही वजह है कि वो खुद प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन एक दिन के लिए वकील बनने सुप्रीम कोर्ट चली आई। लेकिन SIR में तो सर मतुआ समुदाय का भी वोट कटा हुआ है, और इसे ही लेकर खुद PM मोदी की पहली रैली भी नादिया को लेकर हुई। वहां पर उन्होंने संबोधित किया, जो इलाका उस तरीके का बताया जाता है कि जहां मतुआ आबादी ज्यादा है। और दूसरा ये कि एक आश्वासन देना पड़ा अमित शाह से लेकर खुद PM मोदी को कि भैया आपका वोट कहीं नहीं कटेगा। एक भी गैर ये कह लें कि जितने भी गैर मुस्लिम जितने भी हमारे वोटर्स हैं सारे हैं, उन सब का वोट रहेगा, किसी का नहीं कटने वाला। ये अफवाह फैलाई जा रही है। SIR को लेकर ममता बनर्जी की घबराहट, क्या उन्होंने ये भाप लिया है कि उनका वोटर इसमें बड़े पैमाने पर कटा है? और दूसरा ये कि राजनीतिक हत्या क्या पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा कारण रही वामपंथ से ममता आने में, और ममता से अगर सत्ता शिफ्ट होती है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगी? नहीं, निश्चित तौर पर। और ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि इस देश में एक आयातित विचारधारा आई। अभी संयोग से अमित शाह जब 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नक्सल या माओवाद जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए रखते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा कौन सा विचार होगा जो हत्या को कहता है कि इसके रास्ते से हम सब कुछ लेकर आएंगे।
बंदूक की गोली से, बंदूक की नली से क्रांति निकलेगी? ये कौन सी क्रांति है भाई? और छत्तीसगढ़ हो, गढ़चिरौली हो, या फिर आंध्र प्रदेश का इलाका हो, तेलंगाना का इलाका हो, जहां भी ऐसा ये आतंकवाद आया, नक्सल या माओवादी आतंकवाद, उसके पीछे मूल क्या था? उसके पीछे मूल ये था कि बंदूक के आधार पर लोकतंत्र को खत्म करना। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। वो कतई किसी सरोकार, समाज, जल, जंगल, जमीन, ये सब फर्जीवाड़ा था। इसका कोई उससे लेना देना नहीं। मैं तो कहता हूं दुनिया का एक ऐसा विचार है जो सबसे बड़ा गिरोह के तौर पर काम करता है, जो कम्युनिस्ट आइडिया है, ये गिरोह के तौर पर काम करता है। इनके अलग अलग अर्बन नक्सल होंगे, अलग अलग इंटेलेक्चुअल होंगे, अलग अलग, लेकिन सबके मूल में क्या है? किसी भी तरह से सत्ता को एक तरफ ले जाना, यानी दूसरी तरह का ना सोच पाए। भारत में सफल नहीं हो पाए। एक समय में लगा था कि बंगाल है, केरल है, त्रिपुरा है, और भी कई राज्यों में एक समय में 60 के आसपास सांसद हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि कम्युनिस्टों के नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से धरती से कटे हुए थे। हिंदू का, हिंदू आस्था का, हिंदू देवी देवताओं का, भारत के मंदिरों का, सबका मजाक बनाना, और वो इनके मूल में था। तो जो राजनीतिक हत्या है, वैसे कल्चर अंग्रेजी में कहिए, ठीक है, तो पॉलिटिकल कल्चर जो है ये तो खतरनाक था। हर जगह ये हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं। अभी जो राज्यसभा में डिबेट जब हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, मास्टर सदानंदन अपने कटे हुए पैर वो रखकर, ये विद्रूप चेहरा है। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी को उससे खींचकर बंगाल को बाहर लाना था, वो नहीं ला पाई। उन्होंने उन ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनको लगा ठीक है, तुम अपना धंधा करो, हम अपनी सरकार चलाते हैं। ममता बहुत स्ट्रांग लीडर है, लेकिन उनको लगा कि इनसे लड़ने में हम समय नहीं खराब करेंगे। एक समय में लगता था कि ममता बनर्जी कुछ करेंगी, कुछ राज्य का भला करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि राज्य का कोई भला नहीं हुआ। और ये जहां भी इस तरह का विचार होगा वहां वो बुरा होगा ही होगा। केरल में जब ई श्रीधरन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, ठीक है, कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ई श्रीधरन ने एक फैक्ट बताया। उनका पिछले 3 दशक में केरल में कोई नया बड़ा उद्योग नहीं लगा है। रेमिटेंस पर पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है, जिसको केरल कहा जाता है बड़ा साक्षर है, बहुत अच्छा है। एक भ्रम है, रेमिटेंस पर पूरी इकोनॉमी चलती है, यानी बाहर से पैसा आ रहा है उस पर चल रही। ये बहुत खतरनाक होता है। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो राज्य चलाएगा, राज्य चलाएगा, राज्य सब कुछ देखेगा। इसमें उद्योग धंधे और हमारे हिंदू जो कहें कि पद्धति है, हिंदू जो जीवन शैली है, उसमें तो उद्यमिता को सम्मान है ना, श्रम करने वाले को सम्मान है ना। और वो साइकिल हर उस जगह बंद हो गया जहां कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आई। दुर्भाग्य से ममता ने भी उसी आइडियोलॉजी को दूसरे पैकेजिंग में आगे बढ़ाया। तो ये जो राजनीतिक हिंसा है, आप सोचिए, कोई मार दिया जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई उठा लिया जाता है, वो संदेश खाली, मतलब वो तो ऐसा काला धब्बा है, आज भी नहीं समझ में आता कि शेख शाहजहां से ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी उसको आखिरी समय तक बचाती नहीं। उनकी सरकार के मुस्लिम नेता वो कह देते हैं कि यहाँ तो शरिया है, मुस्लिम इलाका है, तो शरीयत के लिहाज से था। वो एक गुंडा वो लोगों को सरेआम सड़क पर पीटता है। पश्चिम बंगाल उस जगह पर खड़ा है जिसको, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा, सिविलाइजेशनल क्लैश का मुद्दा है ये। और अगर भारत इस बात को नहीं समझेगा, बंगाल के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। ममता बनर्जी को शायद ये डर लगने लगा है कि शायद वो जो भद्र लोग उनके साथ रहता था वो कुछ पलट रहा है, और इसीलिए वो अब मंदिर की, पॉलिटिक्स की बात और अलग अलग तरीके की राजनीति की वो भी बात कर रही हैं। कितनी सफलता मिलेगी ये बात की बात है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त नजर आ रहा है वो है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर क्योंकि जिस मुर्शिदाबाद से आता है वहां भी 60% के आसपास उससे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, और आसपास के कई जिलों में ऐसी आबादी है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% तो पहले का बताते हैं, लेकिन अब शायद बढ़ के वो 35% के आसपास हो गया होगा। तो ये हुमायूं कबीर क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा या ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, मुश्किलें किसी की बढ़ाएं, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इतने वर्षों के बाद एक बाबरी का दाग, एक आक्रांता का दाग भारत के सीने से हटा, अयोध्या में राम मंदिर बना। और एक हुमायूं कबीर वो फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रख देता है, पश्चिम बंगाल में रख देता है, वंदे मातरम की भूमि पर रख देता है, दयानंद विवेकानंद की भूमि पर रख देता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर की भूमि पर रख देता है। इससे बड़ा पाप कर्म कुछ नहीं हो सकता।
आप मस्जिद बना सकते हैं, मस्जिद में कोई दिक्कत नहीं। भारत तो ऐसे भी सभी धर्मों को सबको साथ लेकर चलने वाला है, सारे रिलीजन, मत, पंथ, मजहब। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद, हिंदुओं के घाव को कुरेदना, हिंदुओं की आस्था पर हमला करना, ये तो खतरनाक है। और ममता बनर्जी के राज में ये हो गया, खामोश है। ममता बनर्जी तब तक बढ़ावा देती रही जब तक उनको लगा चलो ठीक है, थोड़ा हमारे लिए ध्रुवीकरण का काम करेगा। अब वहां के हिंदुओं को यह सोचना है। और अभी भले ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर में इस तरह का झगड़ा चल रहा हो, लेकिन हुमायूं कबीर तो ममता के बहुत विश्वस्त सिपा सालारों में थे। जिस दिन रैली थी वहां हुमायूं कबीर मंच देख रहे थे और उसके बाद न्यू रख रहे हैं। ये खतरनाक है। ये इस पर तो अदालतों को रोक लगाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लगाया। आप कहते हैं सामान्य शांति व्यवस्था कहीं भंग हो और वहां धारा 144 लग जाती है। और यहां तो सीधे सीधे देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को चिढ़ाने का काम किया जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की वहां खड़ी होती है, क्या मैसेज दे रहे हो? मुझे लगता है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो जनता तय करेगी। पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये। लेकिन ये पॉलिटिकल से ज्यादा नेशन का क्वेश्चन है, हिंदू का क्वेश्चन है, इस देश के बहुसंख्यक का क्वेश्चन है। और ये खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। बाबरी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए, इसका कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं हो सकता है। बाबरी नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। जो आक्रांता है उनके नाम पर इस देश में कुछ नहीं होना चाहिए। बाबर, औरंगजेब इस देश की किसी की पहचान नहीं हो सकते। और अगर पहचान होते हैं तो निश्चित तौर पर विवाद का, संघर्ष का कारण बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप उसको कम्युनल कह के कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो विवाद का कारण बनेगा, नहीं बनना चाहिए था। ये बात अमिताभ सर ने एक बार मेरे पॉडकास्ट पे कही थी कि अगर बाबरी खड़ी हो जाएगी तो पूरे देश के लिए एक नासूर पैदा हो जाएगा। भाई, जिससे हम निकल के आगे बढ़े हैं, फिर से उसी दिशा में धकेलने की इस तरीके की साजिशें रच रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सर किसी की मजाल थी ऐसा कर दे? किसी की मजाल नहीं है। सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का फिर किस तरीके डंडा चलेगा। ममता बनर्जी के राज में ऐसा हो रहा है, और ममता बनर्जी इसलिए खामोश है। एक तरफ भाई अगर वो बोल देंगी तो वो वोट इसक जाएगा, और नहीं बोलेंगी तो फिर उसमें भी परेशानी। तो इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं कि हाँ वो किसका पक्ष ले, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। पॉलिटिकल जो भी नफा नुकसान उनको दिख रहा हो, लेकिन इस देश के जो सो कॉल्ड सेकुलर जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो इस पर इस तरह से डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पत्रकारों को जो यूट्यूब चैनल खोल कर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हमको देश की बड़ी चिंता है, पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे मुद्दों पर वो लेके आ जाते हैं, इस पर क्यों नहीं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में बहुत गंदा काम हो रहा है? क्या किसी भाजपा शासनकाल में ऐसा कुछ हो तो छोटी सी घटना को नहीं उठाएंगे? वो छोटी सी घटना को उठाकर वो बहुत बड़ा बनाते हैं। इस मुद्दे पर उनका उस तरह का प्रतिरोध क्यों नहीं दिखता है? बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी और उसका प्रतिरोध नहीं हो रहा है। यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, और यही वो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक बेईमानी जिसको मैं कहता हूं, ये वही है, उसी को प्रमाणित करता है। इसका प्रतिरोध हर हिस्से से होना चाहिए था। बिल्कुल। राजनीतिक जो नफा नुकसान है वो तो जनता तय करेगी, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता को जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर जवाब नहीं आएगा तो फिर ये और आगे होगा, ये जिसको कहते हैं ना, इसका चेन रिएक्शन भी होगा। तो जवाब देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो पत्रकार ऐसे मसलों पर खामोश हो जाते हैं जो आए दिन कहीं आग भी लगेगी तो उसे भी किस तरीके से कनेक्ट करके फैलाना है। लेकिन ये भी तो सर हकीकत है ना कि हमें भी तो ये इस बात को, अब तो पूरी दुनिया ये बात को अच्छे से जान रही है ना कि वो कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है, किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं, उनके विचारधारा क्या है, ये तो क्लियर हो गया है। वो बोलेंगे ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं। वो तो देखना चाहते हैं कि ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। वो तो इस तरीके का एजेंडा ही चलाते हैं। अब क्योंकि आपने एक नैतिकता की बात की है, लेकिन अब मैं इसे जरा थोड़ा पॉलिटिकल भी समझना चाहता हूं। जब योगी आदित्यनाथ ऐसे इलाकों में उतरेंगे जहां पर आबादी मुसलमानों की ज्यादा, जैसा हमने बिहार में देखा, सीमांचल का एरिया, और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां पर उत्तर योगी जी ने बोला कि भैया हमें एम भी नहीं चाहिए, वाई भी नहीं चाहिए, आप एक साथ आ जाओ बाकी सारे। फिर देखो वहां पर ओवैसी की भी एंट्री हो गई, कुछ ओवैसी ने काटे, कुछ वहां आरजेडी वाले खुद ही कट रहे थे, कांग्रेस के कट रहे थे, बाकी सब एक साथ आ गए। तो इस एरिया में योगी जी ने डायरेक्ट हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है।
अब ऐसे इलाकों में जहां बड़ी आबादी मुसलमानों की है, अब हुमायूं कबीर से आगे हम बढ़ रहे हैं, आबादी मुसलमानों की है, उस इलाके में योगी जी का किस तरीके का इम्पैक्ट होगा जब बाकी पार्टीज का वोटर सिर्फ मुस्लिम होगा तो? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसमें मतलब मुस्लिम इलाके छोड़िए, हाँ। योगी आदित्यनाथ ने देश को एक मॉडल दिया है जहां किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर कोई, उसके रास्ते में कोई बाधा बनेगा तो बुलडोजर चलेगा। बहुत क्लियर कट है। योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलती। वो मौलाना इसीलिए चीख रहा था कि 10 बजे के बाद हम लाउड स्पीकर नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर तो मंदिरों पर भी नहीं बजते हैं 10 बजे के बाद। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ के राज में एक गवर्नेंस का बड़ा मॉडल खड़ा हुआ। उस मॉडल को सुनने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें भी योगी आदित्यनाथ चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलाके थे, हाँ। उनका जो डर था, उनकी जो एक गुंडागर्दी थी, उनका जो अलग तरह से व्यवहार था, वो खत्म कर दिया। अब नहीं होता वो। और इसीलिए देश में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा अपील होती है, मास अपील है, जिसको हर कोई चाहता है कि वो हमारे यहां है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जिस तरह का एक गवर्नेंस का मॉडल उन्होंने दिया है वो अपने आप में कमाल का है। संभव था क्या? हर इलाके में तो यहां गुंडे हुआ करते थे, हर जिले में गुंडे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे के पूरे जो कहते हैं ना कि एक माफिया मशीनरी थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए उस बुलडोजर मॉडल को न्याय के तौर पर, जस्टिस के तौर पर देखा जाता है। कई जगह कहीं हो सकता है कि भाई ये क्यों होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आ गई, लेकिन बहुतायत बुलडोजर कोई वो अन्याय का या किसी गरीब के ऊपर नहीं चलने वाला। गुंडे, अपराधी, माफिया, रेडिकल, उनके ऊपर चलने वाला है। तो निश्चित तौर पर जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उसकी अपील होती है। और पश्चिम बंगाल में भी बिना मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी और वहां वो जाएंगे तो ये बात भी करेंगे, तो उसका प्रभाव भी होगा। लेकिन उसकी जमीन तो ममता बनर्जी ने पहले तैयार कर दी। योगी जिस मसले पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल से यूपी की तरफ, तो यूपी में योगी जी को टारगेट करने के लिए नए नए एजेंडे अब अपनाए जा रहे हैं। कभी ब्राह्मणों की बैठक के जरिए अलग ही आभा मंडल क्रिएट कर दिया जाता है, कभी किसी तरीके से, अभी मुक्तेश्वरानंद के जरिए से, या कुछ भी जो सारी चीजें होती हैं। अभी ओवैसी ब्रदर्स की भी एंट्री हो गई है। वो कह रहे हैं कि मिस्टर योगी, हम यूपी में आ रहे हैं, आप तैयार रहो। योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से ललकारना, क्या ओवैसी ब्रदर्स अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि ये ओवैसी ब्रदर्स आएंगे तो जैसे बिहार में आरजेडी का हाल हुआ था, वैसे यूपी में आकर किसका नुकसान करेंगे? अखिलेश का ही तो करेंगे या बीजेपी का भी कुछ नुकसान उसमें हो सकता है? नहीं, बीजेपी का नुकसान तो इसमें होने की कोई वजह नहीं। और देखिए योगी आदित्यनाथ अब बहुत जिसको कहते हैं ना कि टावरिंग पर्सनैलिटी हैं, तो उनके सामने ओवैसी ब्रदर्स का ऐसा कुछ है नहीं। मतलब दोनों की औकात में बड़ा अंतर है। ओवैसी और योगी आदित्यनाथ की औकात में बहुत अंतर है। तो लेकिन आपको लड़ाई लड़नी है तो आप अपने से बड़े औकात वाले पे जाते हैं ना। और अगर वो लड़ाई होगी तो उसका लाभ उनको मिलेगा। उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बात बार बार वो कहते हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए, जो अखिलेश यादव को कहते हैं कि भाई आखिर आपने क्यों आजम खान को सम्मान नहीं दिया। हालांकि आजम खान को मुलायम सिंह ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन इस दौरान जब वो बुरे हाल में रहे तो अखिलेश उस तरह से नहीं मिलने गए, बार बार चर्चा होती। फिर ओवैसी ब्रदर्स ये भी कहते हैं कि भाई मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो सकता। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। और पहले ओवैसी को सिर्फ लोग सुनते थे, सुनकर घर चले जाते थे, लेकिन अब उस स्टेज से थोड़ा आगे हो गया है। सुनकर वो घर जाते हैं और कहते हैं कि हम ओवैसी को अपना नेता क्यों ना माने। बिहार में होता हुआ दिखा है, महाराष्ट्र में होता हुआ दिखा है, यहां तक कि तेलंगाना में जितना था उससे ज्यादा वो बाहर हो गए। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ मालेगांव में जिस तरह का रिजल्ट आया, इसका मतलब यह है कि मुसलमान ओवैसी को सुनने लगा है। मुसलमान ओवैसी को सुनकर उस पर रिएक्ट करने लगा। अब ये चिंता अखिलेश यादव के लिए निश्चित तौर पर है। ये चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर है। और जैसे वो बिहार में गए थे तेजस्वी के पास, लालू जी के पास, वैसे ही अखिलेश के पास जा रहे हैं कि हमें साथ ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि ओवैसी योगी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, अपनी जमीन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है और इसे टारगेट करने की बिल्कुल कोशिश होती है। सहारनपुर से लेकर आप मेरठ का कुछ इलाका ले लीजिए, मुजफ्फरनगर हो गया आपका, ये खास तौर पर पश्चिमी देवबंद वाला ये सारा इलाका। इसमें 2017 में योगी जी और मोदी जी के मॉडल ने सेंध लगा दी थी। ठीक बात। लेकिन उसके बाद के जो परिणाम कुछ कुछ सामने आए, मैं ये जानना चाहता हूं 2024 में अखिलेश यादव लोकसभा जाकर उन्होंने उस दौरान भले ही कुछ बीजेपी की खामियों की वजह से एक झटका उसे जरूर माना गया, लेकिन 2024 में लोकसभा जाकर क्या अखिलेश यादव अपने नीचे पैरों के नीचे से यूपी की जमीन खोते चले गए हैं? 2027 मतलब कि सांसद होने के नाते 2027 उनकी राह कितनी मुश्किल दिख रही है आपको? नहीं, एक तो मैं इस पर कई बार कह चुका हूं कि जब लोकसभा चुनाव आपको लड़ना था तो आपने ठीक निर्णय लिया। लड़ाई लड़नी होती है तो फ्रंट से लड़नी होती है, लेकिन मेरा ये मानना था कि उनको विधानसभा में रुकना चाहिए था। हाँ, उनको योगी आदित्यनाथ से प्रतिदिन लड़ाई लड़नी चाहिए थी। यहां वो मोदी से न तो कोई लड़ाई लड़ पाएंगे, ना उसका कोई इंपैक्ट होगा। अगर वो लड़ भी पाए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। हाँ। कांग्रेस है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 37 लोकसभा सांसद हैं उनके पास। बेहतर होता कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते, सवाल जवाब कर रहे होते, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे होते। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप 37 सांसद आपके हैं तो उन 37 सांसदों के साथ आप उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर लड़ रहे होते। अभी सिर्फ बयानबाजी से आप लड़ते हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो एकदम जमीन पर हैं, एक्शन में हैं, हर जिला घूम डाला, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो सिर्फ मतलब बयानबाजी से बात कर रहे हैं। तो एकदम दुरुस्त बात है, उनको विधानसभा में होना चाहिए था। हाँ। 27 की लड़ाई के लिए। हालांकि स्थितियां ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई केक वॉक है। जाति वाली समस्या है। हाँ। यूजीसी का एक ऐसा मसला आया जिसने उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मतदाता था उसके मन में थोड़ी सी कहीं कुछ हिचक ला दी है, कोई दरार पैदा कर दी। वो सोच रहा है कि हाँ ठीक है, सारे मुद्दे तो हमारे ठीक है, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, चूंकि उसके कोई मुद्दे नहीं थे जिसको सामान्य वर्ग कहते हैं। हालांकि फिर वही बात है कि जब उसको सवर्ण कहते हैं तो हम तो कह रहे हैं ना भाई सबको सवर्ण बना दो, यादव को भी सवर्ण बना दो, कुर्मी को भी सवर्ण बना दो, सबको सवर्ण बना दो। लेकिन उसने क्या किया, उस यूजीसी ने, और कितना मूर्खतापूर्ण किसके दिमाग की उपज थी वो, उसकी वजह से देश भर में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हुई। हाँ। लेकिन अभी भी ब्रांड मोदी हो, ब्रांड योगी हो, ब्रांड फडणवीस हो, वो इंटैक्ट है। वो एकदम से इंटैक्ट है। अब सवाल ये है कि वो जो मन में हिचक थोड़ी सी है, क्या वो जो इंटैक्ट है उसको थोड़ा सा डेंट मारेगा क्या? अगर ऐसा हुआ तो ये खतरा होगा। और इस राजनीति में जो बिल्कुल खारिज हो चुकी हैं मायावती जी, उनको एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो भी बहुत सलीके से, अभी उन्होंने ब्राह्मणों पर बयान दिया, बहुत सलीके से वो बात कर रहे हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, ब्रांड योगी इंटैक्ट है, योगी का जो मॉडल है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जातियों में जो एक चर्चा चल पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मतदाता वर्ग जो कंफ्यूजन में है, हाँ। उसको विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी खलिश आ गई है, थोड़ी मुश्किल आ गई। लेकिन यूजीसी के मसले पर सर एक बात जरूर देखने को मिली, उत्तर प्रदेश से जो आवाज उठी, आपने नारे भी सुने होंगे, योगी तुझसे बैर नहीं, और बाकी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखने को मिला, अब मैं भी जब अपने परिवार में या बाकी लोगों से बात करता नजर आया तो ये कहा कि योगी के खिलाफ ही माहौल बनाने की साजिश है। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण है। लेकिन ये सोशल मीडिया के कुछ जो नासमझ किस्म के लोग हैं वो, और जो दूसरा जो ये IT सेल पार्टियों की काम करती है, ये मतलब ये तो बिल्कुल ही मतलब नासमझी वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आई कि यूजीसी के मसले पर, क्योंकि वो केंद्र का फैसला था, तो अब योगी जी से नाराजगी उस मसले को नहीं दिखी। बीजेपी से एक अलग नाराजगी थी कि ठीक है दिल्ली का फैसला है, धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी और अमित शाह। लेकिन होता क्या है ना कि चुनाव जब आते हैं तो फिर कोई भी नाराजगी वो ऐसे नहीं चलती है कि फलाना से नाराजगी है और फलाना से नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये नारों में भले लगे कि फलाना से बैर नहीं हो, तेरी खैर नहीं, वो सब, लेकिन ये नारों में ही चलता है। अगर पार्टी का कोर वोटर नाराज होता है तो फिर उसका इफेक्ट हर जगह दिखता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बहुत वोकल हैं, और वो इसकी भी बात करते हुए दिखते हैं, जनरल क्लास के लोगों की बात करते हुए दिखते हैं कि उनकी चिंता कौन करेगा।
वो करते हैं। हाँ, क्योंकि घूसखोर पंडा था, सबसे पहले उन्होंने FIR करवा दी भाई। नहीं देखिए, इसमें तो मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट न लें इसका। अच्छा। उस पे सोशल मीडिया पर जमकर उस पे हो, चाहे यूजीसी का मसला हो, चाहे घूसखोर पंडित का हो, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, जब हो गया तो जरूर भाजपा के हर नेता ने बड़ा बड़ा बैनर लगा के उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। ऐसे यूजीसी में भी किया था। वो बड़बोले नेता जितने भाजपा के हैं ना, वो 4-5-6 हैं, तो उनको लगता है कि चलो इसी पे कर लें। ये इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो बोलती बंद हो गई थी। यूजीसी पे कितने लोगों ने बोला? सही बात है। किसी ने स्पष्टता से नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? आप दूसरे मुद्दों पर तो बोलते हैं, इस पे क्यों नहीं बोलेंगे? तो मुझे लगता है ये वाला श्रेय तो किसी को देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जनता ने रिएक्ट किया, और मैं फिर कह रहा हूं, वो मतदाता वर्ग अगर आपसे नाराज हुआ तो फिर मुश्किल होगी। तो मतलब आप अभी भी मान रहे हैं कि यूजीसी एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी से हो गई है? बहुत बड़ी गलती है, और उसका डेंट इलेक्शन में दिखाई देगा। पूरी तरह से दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी भी वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है कि आप नई सरकार उसका विरोध करने गई, वो टाइम ले लिया, सब कुछ है, लेकिन लोगों के मन में तो आ गया ना, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कैंपस में आप किसी के भी खिलाफ, और मैं बार बार कहता हूं, मैं उस वक्त भी, चूंकि उस वक्त माता जी का निधन हुआ तो मैंने बहुत नहीं बोला, लेकिन मेरे जो 2 वीडियोज रहे उन 11-12 दिनों में, मैंने स्पष्ट संविधान विरोधी है। सामान्य वर्ग के बच्चों को अपमानित करना, उनको टारगेट करना, बिना वजह के ये करना, और उसमें जो जातिवादी प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों को कहेंगे कि इनको तो फंसाया जाना चाहिए। महामना मदन मोहन मालवीय ने किस तरह से अपने श्रम से, तप से, त्याग से विश्वविद्यालय बनाया, वहां जाकर कोई कहेगा कि 85 और 15 की लड़ाई है। ये तो नहीं चल सकता है ना। और फिर मैं कह रहा हूं, आप, ये संभव नहीं है कि किसी एक वर्ग को खींचकर किनारे कर दें और उसको कहें कि अरे ये तो अब, ये संभव नहीं है। और मैं फिर बता दूं, जिनको लगता है सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसे टारगेट कर कुछ होगा, या ब्राह्मणों को टारगेट कर कुछ होगा, हर कोई तो ब्राह्मण करना चाहता है, ब्राह्मण का कुछ ना कर पाओगे। ये मैं बोल रहा हूं आज आपको, ब्राह्मणों को कुछ कर ना पाओगे। हर सब ब्राह्मण बनना चाहते हैं, जो सब बनना चाहते हैं उसका क्या कर लोगे? सही बात है। सारे जितने लोग हैं जो जातिवादी पार्टियां हैं, वो तो ज्यादा ब्राह्मणवादी हो गई, अगर उस तरह से कहें तो वो तो 9 ब्राह्मण हो गए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि इस देश में कुछ बातें करने का साहस करना ही पड़ेगा। आरक्षण के मसले पर भी ये नहीं हो सकता है कि आप आरक्षण बढ़ाते जाएं, सबको, सामान्य से लोग पिछड़ जाते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सा नियम है भाई? ये कैसे हो सकता है? जो कल तक सामान्य में था आज पिछड़ा हो गया, ओबीसी चला गया। कहीं और चले जाइए तो एससी में पहुंच जाता। जब SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कोई जाति नहीं है, शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित जाति जनजाति, वो एक संविधान में डाला गया, तो आपको जिसको लगता है फलाना जाति है उसको शेड्यूल्ड में डाल दीजिए, अनुसूचित में डालिए। लेकिन आरक्षण कितना होगा? 20-30% से ज्यादा आरक्षण क्यों होना चाहिए? कौन सी मूर्खता है कि 50%, 60%, 70% करते चले जाएंगे? ये राजनीतिक मारामारी कहां लेके जाएगी? और ये सब जुड़ा हुआ है उसी से। ये हीन ग्रंथि से नेताओं को बाहर आना पड़ेगा कि आपको समाज का भला करना है या समाज में विभेद करना है, समाज में जाति जहर फैलाना है। आपको समाज का जो नीचे का तबका है उसको ऊपर लाना है या ऊपर वाले को नीचे ले जाना है। कैसे विकसित भारत बनेगा भाई? मोदी जी का विकसित भारत 2047 कैसे बनेगा अगर ऊपर वाले नीचे जाएंगे? ये तो तब होगा जब नीचे, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। अब ये राज्य विकसित है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनको विकसित होना पड़ेगा ना। कहेंगे नहीं, अब एक काम करो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में कोई फैक्ट्री नहीं, ये ठीक वैसे ही हो ना, ब्राह्मणों को अब कुछ मत दो, उनको पीछे कर दो, उनके खिलाफ केस लगा दो, SC ST एक्ट लगा दो। और कमाल की बात यह है कि SC ST एक्ट में OBC ज्यादा फंसते हैं, जो पिछड़ी जाति वाले। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अब संवैधानिक तौर पर सवर्ण, अवर्ण, पिछड़ा, अगड़ा, इसको बंद करना चाहिए। सही बात है। ये तो नियम बनाना चाहिए, क्योंकि किसी उस तरह का न भेद है, न उस तरह की कोई जाति स्थिति है। अगर ये होना भी तो आर्थिक आधार नहीं, मैं कह रहा हूं आर्थिक के साथ सामाजिक भी रखिए। सिर्फ आर्थिक मत रखिए, आर्थिक निश्चित तौर पर आर्थिक भी है, लेकिन सामाजिक आधार भी होना चाहिए। बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे समाज जाति के लोग हैं जिनके पास पैसे हो भी तो भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता है, ये भी सच है। उनको वो देना पड़ेगा, उनको वो सम्मान भी देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए दूसरे का अपमान करें,
आपने नया निशाना खोज लिया है ब्राह्मण को, जहां आपको मिले बस वहीं कर दो, हर किसी को भी करके चले जाओ। ये नहीं होने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कम संख्या में है, तो जनगणना के आंकड़े लाइए ना, जनगणना कराइए, आपको समझ में आ जाएगा किसका कितना है। मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जातीय समूह ब्राह्मण है। कोई 11% कहता है, कोई 13% कहता है। जाटव और यादव उसके बाद है, वो दोनों 9% के आसपास है। सबसे बड़ा समूह जाति, अगर मजहब के आधार पर कहेंगे तो मुसलमान सबसे ज्यादा है। किसी गोरखपुर से गाजियाबाद तक आप देखिए, आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण मजबूत स्थिति में दिखेगा। जब सामान्य वर्ग पूरा आ जाएगा तो कितनी संख्या होती। तो मुझे लगता है ये भी एक भ्रम है जो 85-15 वाला, ये फ्रॉड है। 85-15 हो ही नहीं सकता। देश के किसी हिस्से में आप चले जाइए, 85-15 ऐसा दिखता है क्या? और मैं तो कहता हूं अपने गांव देख लीजिए। हमने तो अपना गांव देखा, सबका पुरवा होता है गांव में, तो ग्राम सभा में पुरवा होता है। ये ब्राह्मणों का है, ये उनका है, उनका है। हमें तो नहीं लगता कि इतनी संख्या कोई है, किसी जगह नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी एक फ्रॉड फैलाया गया कि नहीं सवर्ण कम है, ब्राह्मण कम है और दूसरी जातियां बहुत ज्यादा है। मैं ये पहली बार इतने विस्तार से इस विषय बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। और मैं प्रतीक्षा करूंगा कि जनगणना हो तो उसमें आंकड़े साफ साफ आए। और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है कि हिंदू एक होना चाहिए, लेकिन हिंदू में भी जातीय सामाजिक आधार भी पता चलना चाहिए स्पष्टता से, वरना ये हिंदू एक के नाम पर किसी की बलि ली जाती रहे, ये भी नहीं हो सकता है। ये कतई नहीं ठीक हो सकता है। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आज की डेट में ब्राह्मण सिर्फ एक जात नहीं है, मेहनत का है, तेज है, तपस्या है, वो सारी चीज़ें दिखती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भाई, मैं अपना ही एक एग्जाम्पल ले लूँ तो जब मेरे 12वीं में 90% के आसपास आई, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भी कॉलेज नहीं मिला, पिछड़ा सा पिछड़ा कॉलेज नहीं मिला। और वहीं मेरे दोस्त के 40% आई। बस कास्ट का फर्क था, जबकि वो गाड़ियों से चलता था और हमारे पास हमारे आर्थिक ये डिबेट कहीं न कहीं आके तो करनी ही पड़ेगी। हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण किसी भी देश में, समाज में अगर इतना ज्यादा है तो वो उस देश को कभी आगे नहीं जाने दे सकता। बहुत आपको आरक्षण होना चाहिए तो 20 से 30%, और उसमें जो समाज और आर्थिक आधार, दोनों आधार पर जो बहुत पीछे लोग हैं, उनको आगे लाने का काम आपको करना है। लेकिन आप बोल के दिखाइए, आप डंके की चोट पर बोलिए, कमेंट में दुनिया भर की गालियों की बौछार हो जाती है। और अब तो रेवंत रेड्डी जैसे मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए अलग से 4% आरक्षण खोल देते हैं। नहीं, वो तो देखिए, वो तो सबने खोला हुआ है। हाँ। क्यों सिर्फ रेवंत रेड्डी को कहें? मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिलना क्यों चाहिए जब संविधान विरोधी है? ये संविधान में साफ साफ है। और मुसलमानों तो जाति होती नहीं। हाँ। या तो मानिए जाति के आधार पर उनको भी कीजिए। मुझे लगता है इस देश की राजनीति में बहुत से सहूलियत और सुविधा के लिहाज से अपने लोगों ने बना रखे हैं, उसी में ये सारे मसले चलते हैं। और अगर आपको विकसित भारत 2047 जो मोदी जी का लक्ष्य, जो बहुत शानदार है, हाँ। बहुत शानदार काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही, अद्भुत काम कर रही। ज्यादातर मसलों पर मेरी उनसे सहमति होती है। देश के विकास के मामले में, देश में अवसर के मामले में, देश दुनिया के अवसरों के मामले में एक अपनी भूमिका रखता है। लेकिन अगर ये वाला चलेगा जाति जाति वाला, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। हाँ। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है और इस पर आगे भी जाने की जरूरत है। सर, लेकिन आपने अपनी चर्चा के दौरान ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी और ब्रांड फडणवीस का जिक्र किया। तीसरा नाम आपने क्यों लिया? मैं उसके पीछे समझना चाहूं, क्योंकि फडणवीस जब से वहां पर लोकसभा इलेक्शन के बाद, जब उनके ऊपर उनके आगे भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, तब उन्होंने विधानसभा से पूरी बाजी पलट कर रख दी। अभी पंचायत चुनाव, फिर उससे पहले आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, हर में तो क्या महाराष्ट्र अब गुजरात से भी आगे बढ़ गया बीजेपी के लिए? ऐसा फडणवीस ने कर दिया। महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्मस्थली है। हाँ, नागपुर केंद्र है, रेशिमबाग और महाल में उनके मुख्यालय हैं। लेकिन 2014 से पहले नागपुर में भी सांसद विधायक जीतना कठिन था, मुश्किल था, नहीं होता था। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ इसको नहीं बदला है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जो क्षत्रप थे उनकी पूरी राजनीति ध्वस्त कर दी। बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, लेकिन उस लिगेसी से आने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के सामने बौने दिखते हैं। शरद पवार 5 जिलों के नेता, लेकिन माहौल ऐसा रहता था कि वो बहुत बड़े नेता हैं। उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस ने ये पॉलिटिक्स, फलाना पॉलिटिक्स, ये सब, उस सब को खत्म कर दिया। और
जिसको सही में कहते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी की जो हिंदवी स्वराज वाली राजनीति थी, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने ये सब उन झंझावातों के बीच में किया है। उनके साथ संकट था, पहले से एक बैगेज था। उत्तर प्रदेश में किसी कोई बैगेज नहीं था भाजपा के पास। प्रचंड बहुमत अपने से, वहां बैगेज था। शिवसेना के साथ लड़ रहे थे। शिवसेना के साथ लड़े कि ना लड़े, शिवसेना टूट गई, उसमें कैसे रखे। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो किया है वो मुझे लगता है कि देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी बहुत बड़े हैं, उनका अपना एक गजब का काम दोनों का है। और नरेंद्र मोदी तो गुजरात मॉडल ही पूरा तैयार हुआ, योगी जी ने उसके बाद अपना एक मॉडल क्रिएट किया, बुलडोजर जस्टिस वाला। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस सब से इतर और महाराष्ट्र को उस तरह से लेकर आना, जहां मराठा की राजनीति अलग अलग क्षेत्रों की राजनीति अलग पॉकेट के नेता हैं, वहां ये करके लाना ये बहुत कठिन काम था। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिसको कहते हैं ना कि संघ की प्रयोगशाला गुजरात को कहते थे, मैं बार बार कहता हूं कि संघ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश थी, जहां मुस्लिम उतने नहीं है लेकिन उस तरह से किया। संघ की प्रयोगशाला राम मंदिर की वजह से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र को भी संघ की उस प्रयोगशाला के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने विकसित किया है, कमाल का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट के साथ वो सब किया है। जो मुंबई के लोग डिजर्व करते हैं, जो महाराष्ट्र के लोग डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। इसलिए ब्रांड देवेंद्र फडणवीस की देवा भाव की भी बात उसी तरह से हो रही है और होनी ही चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल के साथ साथ इस बार असम के अंदर भी इलेक्शन है, और असम के अंदर हेमंता जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, उन्होंने गोगोई परिवार की फाइलें खोलना शुरू कर दी हैं, तरुण गोगोई से लेकर गौरव गोगोई। तो असम को लेकर आपका क्या एनालिसिस है, वहाँ क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, असम में हेमंता विश्व शर्मा ने बहुत कमाल के काम किए हैं। और चूंकि हेमंता का जो बैकग्राउंड है वो गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई के साथ थे, और उनको एक समय में लगता था कि मुझे लीडरशिप मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली। वो राहुल गांधी के साथ वो बिस्किट वाला प्रकरण सबको ध्यान में है। तो वो उन्होंने एक तरह से कहें कि अपनी काबिलियत दिखाई। अमित शाह, नरेंद्र मोदी को वो काबिलियत दिखी। पूर्वोत्तर का जो इलाका है वो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है। वैसे तो पूर्वोत्तर के इलाके में जो भी सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है उससे साथ वो जुड़ते हैं, लेकिन जिस तरह का विभाजन वहाँ है, जिस तरह का जनजातीय समाज है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें कोई एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए थी। एक ऐसा नेता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक साथ करके देख सके। असम चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, असम चूंकि गेटवे है, असम से ही सब तरफ जाते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंता विश्व शर्मा एक, जिसको कहते हैं ना कि बहुत गुड कैच था। और कांग्रेस के लिए बहुत, मतलब एक तरह से कहें कि लूज कर दिया उन्होंने। अब जहां हेमंत विश्व शर्मा खड़े हैं उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, बहुत अच्छे से उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको बहुत अच्छे से चलाया है। लेकिन एक मुझे खतरा भी दिखता है, और जो खतरा भी दिखा, जो बीजेपी असम के हैंडल से वो हेमंत विश्व शर्मा, दो मुस्लिम से दिखने वाले लोग खड़े हैं और उनके ऊपर वो निशाना लगा रहे हैं, और वो उसी को उन्होंने डाला। हालांकि वो वीडियो बाद में हटा लिया गया, और बाद में वो कह रहे हैं कि हम मियाँ और असमिया के लिए लड़ रहे हैं, मियाँ मुसलमान यानी बांग्लादेशी। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा को ये समझना पड़ेगा कि क्या कहीं वो उस अतिरेक तक तो नहीं चले जा रहे हैं जहां मुस्लिम पोलराइजेशन ही पूरी तरह से हो और हिंदू ध्रुवीकरण कम होने लगे। ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार ये कहते भी हैं कि मुसलमान हमें किडनी दे सकता है, खून दे सकता है, सब दे सकता है, जान दे सकता है, लेकिन हमें वोट नहीं देगा। फिर वो कहते हैं कि 10 साल बाद जब उसको समझ में आएगा तब वो हमको वोट देगा। अभी वो भाजपा को उस नजरिए से नहीं देखता है। अब अगर वो उनके मन में है तो फिर इस तरह के वीडियोस वो ठीक नहीं है। और चुना हुआ संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री किसी एक समाज को गोली मारता हुआ दिखे, वो ठीक नहीं। सबसे जरूरी बात ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हेमंत विश्व शर्मा को भी पता है कि असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आना इतना आसान नहीं। 2 बार की सरकार हो चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल पहले मुख्यमंत्री थे, फिर हेमंता विश्व शर्मा बने, और अब ये हेमंता की अगुवाई का चुनाव। लीडरशिप पिछले इलेक्शन में भी थी, और हेमंता बड़े कमाल के नेता हैं। मैं तो पिछले चुनाव के समय था वहाँ। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन करने जाते हैं, उसके बाद फिर आखिरी दिनों में जाते हैं। कहते हैं कि अगर हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के समय भी रहना पड़े तो फिर बेकार है, इसका मतलब हमने काम नहीं किया। बहुत प्रभाव उनका बहुत ज़बरदस्त है। और पिछले चुनाव में जाते हुए जो मुझे समझ में आया कि हेमंता विश्व शर्मा ने
असम की जो संस्कृति है उसको पकड़ा। अब श्रीमंत शंकरदेव वहाँ के जो सबसे बड़े जो कहें कि आध्यात्मिक नायक, सांस्कृतिक नायक हैं, उनको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया। श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया, उसको लेकर भी उन्होंने किया। वहाँ नाम घर हैं जो कम्युनिटी सेंटर के तौर पर डेवलप हुए, जहाँ लोग एक साथ बैठते हैं और सब कुछ, उसको उन्होंने बहुत डेवलप किया। तो ओवरऑल कहें जो असमिया संस्कृति है उसको लेकर वो बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अभी बयान आया था कि हम 20-22 सीटों पर तो खड़ा ही नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हम जीत नहीं सकते हैं। तो क्या ये जो एक्सट्रीम पर राजनीति जा रही है वो लाभकारी है क्या? मुझे लगता है वो समझना पड़ेगा। गौरव गोगोई के खिलाफ जो आरोप है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये और गंभीर बात है, समझ में नहीं आता। उसको सत्यता नजर आती है आपको? आपने तो देखा पाकिस्तान कनेक्शन तो पहले भी कई बार सुनने में आया। सत्यता नजर आने जैसा नहीं, वो तो खुद गौरव गोगोई कह रहे हैं कि उनकी पत्नी वहां थी, काम कर रही थी, मैं भी वहां रुक गया था लोगों को जानने समझने के लिए। भी बड़ा विचित्र है कि कांग्रेस का नेता, मुख्यमंत्री का बेटा, इतना बड़ा नेता, अब तो वो सदन में उपनेता है कांग्रेस के, और उस समय ही सही वो क्यों उनको जरूरत पड़ गई पाकिस्तान में लोगों को जानना समझना है। और उनकी पत्नी का जो एनजीओ है उसका जो कनेक्शन है वो खतरनाक है। सवाल मेरा ये है कि क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, इतना भर है, या उस पर कोई कार्रवाई होगी और उदाहरण बनेगा? क्योंकि अगर ऐसा मसला है जैसा हेमंत विश्व शर्मा आरोप लगा रहे हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, तब तो ये सीधे सीधे देशद्रोह का मसला है, तब तो ये देश विरोधी मसला है, तब तो उस पर उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ऐसी चीजों का चुनाव में असर बहुत पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है कि इसका चुनाव में बहुत असर पड़ता है। हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह की राजनीति की है, और कांग्रेस के भी जितने बड़े नेता थे, ताकतवर नेता थे, मजबूत नेता थे, उनको अपने पाले में लाने में कामयाब रहे। स्थिति बहुत मजबूत है उनकी। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार जब आप बहुत ऐसी स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं तो सेंटिमेंटली कोई ऐसी गलती न करें जिससे कि वो लाभ हानि में बदल जाए। अभी की स्थिति में मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा फिर से सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हेमंता की चर्चा ज्यादा होती है, तो हेमंता के सामने ये गौरव गोगोई का कोई प्रभाव है क्या? उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाल पाने में कामयाब हुए, या उनका दिल्ली तक ही लेखा जोखा रह गया, असम में इतनी पकड़ नहीं है? आपको नहीं, गौरव गोगोई तरुण गोगोई के पुत्र हैं, एक मुख्यमंत्री, और तरुण गोगोई बहुत ताकतवर नेता थे, तो उनके पुत्र हैं। लेकिन जो राजनीतिक प्रभाव उनको छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ पाए। अब ये चुनाव एक तरह से उनके लिए डू और डाई जैसा मसला है, ये एग्जिस्टेंस का मसला है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर, क्योंकि अगर तीसरा चुनाव हेमंता जीतते हैं तो बहुत बड़े फिगर हो जाएंगे। और जो पूर्वोत्तर से इतना बड़ा नेता, जैसे तरुण गोगोई बड़े नेता थे, लेकिन पूर्वोत्तर से फिर वो बड़े नेता के तौर पर दिखे। और देखिए, जो पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बरदोलई, जिनके नाम पे असम का गुवाहाटी का हवाई अड्डा है नया वाला, जो अभी बनाया अडानी ग्रुप ने बनाया है, बड़ा शानदार बांस से बना हुआ, बहुत मतलब अद्भुत स्ट्रक्चर है। आप गए वहाँ? नहीं, अभी नए वाले में नहीं गया अभी। तो वो जिस तरह से कांग्रेस के भी जो नायक हैं उनका सम्मान करते हैं, जिस तरह से वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जो भी आप कहें, लचित बरफुकन के नाम पर हो या भूपेन हजारिका के नाम पर हो, तो असमिया संस्कृति को श्रीमंत शंकरदेव से लेकर और लचित बरफुकन और भूपेन हजारिका तक या गोपीनाथ बरदोलोई तक, वो उसको समेट के लेकर चले गए। क्या कांग्रेस अपनी भी लिगेसी को बचा पाएगी क्या? ये बड़ा सवाल है। या फिर उसको लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वही उनके साथ आएगा, जो दिखा वहां की बदरुद्दीन अजमल हार गए और उनके सामने वो जीत गए, कांग्रेस के नेता बहुत भारी मतों से जीत गए। तो ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इसका जवाब इस चुनाव में मिलेगा। आज की स्थिति में कहें तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत दिखता है। ठीक है, पूर्वोत्तर से चलते हुए सर हम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि दो राज्यों में इलेक्शन है, केरल और तमिलनाडु। केरल में राजधानी पर कब्जा करना, क्या ये संकेत है कि आरएसएस की वर्षों की मेहनत, बीजेपी की मेहनत अब कुछ रंग ला रही है, या फिर नगर निगम और विधानसभा पर इसका कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से कहें तो हर जगह शुरुआत में शहरी मतदाताओं को ही लुभाती रही। उत्तर प्रदेश में शहरी विधानसभा सीटें जब बहुत कम सीटें होती तो भी उन सीटों पर उसका प्रभाव बहुत रहता था। भारतीय जनता पार्टी को शहरों की ही पार्टी कहा जाता था। लेकिन आज आप सोचिए, अभी जब हम तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हैं तो हम महाराष्ट्र में जिला परिषद के जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत गई, 225 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी। यानी भाजपा का विस्तार पूरी तरह से हो गया।
केरल में अभी सरकार बन जाएगी या कोई बहुत बड़ी फोर्स हो जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम है। लेकिन अमित शाह जो कैलकुलेशन बताते हैं, जो वोट परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा है, अहमदाबाद एक दशक की यात्रा नहीं, केरल की ही, हाँ। वो यात्रा दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन केरल का जो डेमोग्राफी है, जो डायनेमिक्स है, वो अभी भाजपा को फिर इतना सूट नहीं करता है, क्योंकि हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीन बड़े कहें कि सेगमेंट हैं, चंक हैं वोटर्स के। उसमें से दो जब तक पूरी तरह से नहीं आएंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी। कम्युनिस्ट और कांग्रेस, उनमें सत्ता ऐसे ही मूव होती रही। अभी अलग बात है कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हो गए, प्रियंका जी हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। एलडीएफ यूडीएफ का होता था, एलडीएफ फिर से सरकार बना ले गई। तो मुझे लगता है कि केरल में बीजेपी मजबूत हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्षों की जो साधना, तपस्या, बलिदान था, वो असर कर रहा है। मास्टर सदानंदन जो जिस तरह से राज्यसभा में उन्होंने अपने वो आर्टिफिशियल लेग रखे और उस पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, वो दिख रहा है कि उसका असर दिख रहा है। लेकिन सत्ता की तरफ पहुंच पाएगी, अभी मुझे वो थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है। और वक्फ के बाद वहां पर क्रिश्चियन वोट तो बीजेपी के साथ कुछ हद तक आया, क्रिश्चियन वोट आए उस इलाके में क्रिश्चियन वोट बहुत काफी आए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि सत्ता की तरफ पहुंचने में अभी बहुत टाइम, लेकिन हाँ, वो फोर्स बन चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी वहां एक ताकत बन चुकी है, अपना प्रभाव उसका है। हाँ, मैं अहमदाबाद को वो जिक्र कर रहा था क्योंकि अमित शाह ने कहा था ना 1989 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने दरवाजा खोला, फिर वो क्या हुआ गुजरात नहीं, में। एक्चुअली वो जो कह रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे कि किसी भी जगह पर कैसे हम कितने प्रतिशत मत बढ़ाते हैं। हाँ। उसमें वो बंगाल और केरल का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ। तो वो डायनेमिक्स तो ठीक है, वो केरल में ही वो बात कर रहे थे, तो ठीक बात है। और भारतीय जनता पार्टी तो मैं कहता हूँ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बढ़ती है और फिर वो आगे की तरफ चली जाती है। जैसे कर्नाटक में भी जो उसकी शुरुआत हुई तो ऐसे ही हुई। उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो जब समाजवादी पार्टी पूरे जीत जाती थी, बसपा जीत जाती थी, तो जो नगर निगम है उसमें महापौर वो भारतीय जनता पार्टी का होता था। तो सर, जैसे केरल की बात है, क्या अन्नामलाई तमिलनाडु में कुछ, क्योंकि अब वो भले ही प्रदेश अध्यक्ष ना हो, लेकिन क्या वो देवा भाऊ की तरह ही ग्राउंड पर उन्होंने, जब देवा भाऊ ने अपना इस्तीफा पेश किया था उसके बाद ग्राउंड पर उन्होंने जो मेहनत की है, क्या अन्नामलाई कुछ ऐसी ही मेहनत कर रहे हैं और उसका कुछ परिणाम दिख सकता है इस बार? नहीं, कोई तुलना ही नहीं है, दोनों की कोई दूर दूर तक तुलना नहीं है। और अन्नामलाई मुझे कई बार लगता है ना कि वो थोड़ा सा ओवररेटेड हो गए। निश्चित तौर पर उन्होंने मेहनत की, बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन अन्नामलाई एक तेज नेता हैं, आईपीएस होकर फिर इधर आए। लेकिन वो जो एक संगठन से चलते हुए धैर्य की बड़ी कमी है अन्नामलाई में। हाँ। पार्टी के लिहाज से निर्णय लेना होता है। और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया, जिस तरह से सहयोगी चुनने में, देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए। हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। लेकिन उनको पता है कि संगठन ऐसे ही चलता है, सरकार में हिस्सेदारी तो एक अलग चीज है, संगठन ऐसे ही चलता है। अन्नामलाई शायद सहयोगियों को साथ लाने में नाकामयाब थे। या तो आप खुद इतने ताकतवर हो जाइए कि सहयोगी आपसे जुड़ जाएं, और या अगर उतनी ताकत नहीं तो सहयोगी आपको अपने साथ रखने में ताकत महसूस करें। अन्नामलाई से एआईडीएमके और दूसरे सहयोगियों को थ्रेट लग रहा था, इसलिए अन्नामलाई का ये एक तरह से, तो अन्नामलाई की भूमिका मैं ये देखता हूं कि वो तमिलनाडु में एक जाति समीकरण के लिहाज से एक उस तरह से ठीक है, लेकिन उनकी भूमिका हो सकता है कि नेशनल टीम में आपको दिखे। तमिलनाडु में बहुत बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है। तो, और टीवीसी का क्या रोल हो सकता है सर? नहीं, अलग अलग पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें ये सारे दल काम आ सकते हैं। लेकिन अभी इतना वल्नरेबल है, जब तक कांग्रेस और डीएमके का गठजोड़ पक्के तौर पर नहीं आएगा तब तक ये जो छोटी छोटी पार्टी एडीएमके के साथ रहेगी, लेकिन छोटी पार्टियां किधर जाएंगी वो उसके बाद ही तय होगा। और अभी एक अच्छी चीज हुई है कि तमिलनाडु में जो एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू, एंटी हिंदी वो जो चल रहा था वो अब समाप्त हुआ है। और मेरा ये मानना है कि 60 के दशक 67 के बाद से शुरू हुआ जो वो एंटी हिंदू, एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मण, एंटी नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स थी, या जिसको एक लाइन में कहें द्रविडियन पॉलिटिक्स थी। हाँ। लगता है उसका पहिया कुछ घूम रहा है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी अभी कितनी मजबूत होगी, सरकार बनाने कितने नजदीक पहुंचेगी, इसको तुरंत नहीं अनुमान लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, अब वो आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि अब वो जिस मुद्दे की बात करते हैं वो मुद्दा उतना असर नहीं करता है। और जिस तरह से सनातन, डेंगू, एड्स, मलेरिया, HIV जाने क्या क्या कहा खत्म हो जाए, तो उसका भी बड़ा एक कहें कि प्रतिरोध है। तो वो मुझे लगता है इन चुनाव में देखने को मिलेगा।
लेकिन सर अगर द्रविड़ सियासत तमिलनाडु के अंदर अपने ढलान की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है फिर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है या फिर अलग तरीके की सोच वाली पार्टी है। तो यानी कि बीजेपी का ऊपर की तरफ ग्राफ जाता हुआ कहीं ना कहीं कुछ हद तक और द्रविड़ सियासत ढलान की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इन चुनावों में बढ़त मिलेगी। हाँ। अब वो बढ़त कितनी होगी, क्योंकि अभी वो बहुत जिसको कहते हैं ना कि उस स्थिति में नहीं है, विधानसभा में तो वो दिखते भी नहीं। हाँ। 4 विधायक है मेरे ख्याल से उनके, तो अभी तो वो उस स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या वो बढ़त इतनी हो जाएगी कि वो दिखने लगेंगे? और 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने, अभी अमित शाह ने भी जिस तरह से तमिलनाडु पर फोकस किया है, वो मतलब दिखाता है कि उनको लग रहा है कि यहाँ से कुछ ट्रैक्शन है। और वहाँ के लोगों को भी अब लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हम जिस तरह से देख रहे थे वैसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें बदलाव बहुत सा देखने को मिला है। तो जो तमिलनाडु की राजनीति है वो पूरी तरह से बदलती हुई दिखती है। और क्या जो स्टालिन की पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स इस बार भी उसी तरह से सरवाइव कर पाएगी? ये मतलब इतना आसान नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति जा रही है उसमें बीजेपी को बढ़त तय है और डीएमके की गिरावट तय है। अब ये गठजोड़ एक बार सामने आ जाए, पिक्चर उसकी क्लियर होगी, तो उसके बाद ही समझ में आएगा किस तरफ ये चुनावी नतीजे जा रहे हैं। लेकिन पूर्व से पूर्वोत्तर और दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर चारों दिशाओं में कांग्रेस अपने ढलान की तरफ है। चाहे कांग्रेस ढलान की तरफ नहीं है, कांग्रेस ने स्वयं को स्वाहा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी देश के मुद्दों पर चुप रहना, देश के मुद्दों पर टाल मटोल की राजनीति करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हर हिस्से के लोगों को एक दूसरे से लड़ने में कहीं कोई वो विभाजन को समाप्त न करना, चुपचाप ठीक है विभाजन होता रहे तो होता रहे। उनके समय क्षेत्रीय भावनाएं सबसे ज्यादा भड़की और क्षेत्रीय भावनाओं से क्षेत्रीय पार्टियां पैदा हुई। जब तक क्षेत्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस का भला तो नहीं हो सकता। कांग्रेस उसी डीएमके के पिछलग्गू है, दोनों का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जहां है नीचे भी रही तो ऊपर की पार्टी बनती है, और कांग्रेस जहां है वो ऊपर है तो नीचे की पार्टी बनती है। तमिलनाडु का मैदान तो कांग्रेस छोड़कर भागी, भाजपा तो वहां थी ही नहीं, भाजपा तो अब जाने की कोशिश कर रही। तो कुल मिलाकर ये 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। सर ने बताया कि किस तरीके से इन राज्यों के अंदर एक बड़े खेल की तैयारी है। योगी जी की बात है तो योगी जी अब चारों दिशाओं के स्वीकार्य नेता हैं, ब्रांड योगी हैं, और जैसे ही वो ज़मीन पर उतरेंगे उनका जादू वो देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, इन 5 राज्यों के इलेक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? किसकी सरकार बनने वाली है? कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और बहुत सारी बातें की हमने अलग अलग राज्यों को लेकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों ये बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।